अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में दो ऐसे इशूज़ हैं जिस पर मैं कोशिश करूंगा गुफ्तगू करूं। एक तो मियां नवाज शरीफ साहब का अंदाज़े हुक्मरानी है जिस पर बड़ी बहस हो रही है। इमरान खान साहब कहते हैं मियां साहब बादशाहत अनाउंस क्यों नहीं कर देते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम था कि पीपल्स पार्टी का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस भी बादशाहत वाला लगता है, मगर लोगों की तैनाती की हद तक ओजीडीसी का मैट्रिक पास एमडी लगा देना, दूसरे इदारों में इस तरीके से तकर्रुरियां करना, और मियां नवाज शरीफ साहब का अंदाज़े हुक्मरानी बादशाहाना लगता है लोगों को हटाने की हद तक। तकर्रुरियां नहीं हो रही बादशाहाना स्टाइल में, मगर लोगों को हटाया बादशाहाना स्टाइल में जा रहा है, चाहे वो चेयरमैन नादरा हो, चेयरमैन पेमरा हो। तो ये दोनों में जो मुमासलत है, ये लगाने और हटाने वाली, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि डेमोक्रेसी इस तरीके से कैसे आगे चलेगी और हुकूमत का क्या स्टाइल ऑफ गवर्नेंस सर्वाइव कर सकता है आजकल के दौर में। साथ साथ आज हमने बात करनी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एहतजाज पर। बड़ा एहतजाज किया जी मुत्तहिदा ने। मुत्तहिदा कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कराची में मेयर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ना बन सके। जो डिलिमिटेशन की गई है उसमें भी आज बड़ा एहतजाज हुआ। आपने देखा असेंबली के बाहर रशीद गुडेल साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है। सिंध असेंबली के बाहर हमने देखा कि बड़ा एहतजाज हो रहा था। फंक्शनल साथ एहतजाज कर रही थी मुस्लिम लीग फंक्शनल। नून लीग के एतराज़ात सिंध में अपनी जगह पर मौजूद हैं। हालांकि नून लीग कराची की या सिंध की पार्टी बड़ी परेशान है। कुछ रहनुमाओं ने यह भी ज़ाहिर ख्याल किया कि मरकज़ में जो हमारी पार्टी है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही सिंध के मामलात में, जिसकी वजह से हमें पता नहीं है हमारी पॉलिसी क्या क्लियर होनी चाहिए। इस पर गुफ्तगू होगी, मगर साथ साथ अब से कुछ देर पहले साबिक वज़ीर दाखिला सिंध मंजूर वसान साहब ने कहा है कि एमक्यूएम रोना धोना छोड़ दे, हमारा हक है कि मैं कराची में अपना मेयर बनाने की कोशिश करें। तो मुत्तहिदा से पूछेंगे कि रोना धोना छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों मंजूर वसान साहब को जरूरत पड़ी है कहने की कि भाई आप रो धो रहे हैं और रोना धोना छोड़ दें। चीज़ों पर बात होगी। हमारे साथ रशीद गुडेल साहब, शाजिया मरी साहिबा, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और तलाल चौधरी साहब मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। शाजिया मरी साहिबा, रशीद गुडेल साहब, तलाल चौधरी साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तलाल साहब, ये मैंने प्रोग्राम का टॉपिक अब से थोड़ी देर पहले मुझे सिर्फ 10 मिनट पे बात करनी है। आप लोगों ने करारदाद मंजूर की थी। अब ये इंटरेस्टिंग मेरे पास पैनल है, दो ने मुखालफत की थी, आप दो ने हिमायत की थी। वो पाकिस्तान का सफीर बुला लिया बांग्लादेश ने कि करारदाद वापस लें, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने मुखालफत की और जिन्होंने अब सफीर बुलाया उन्होंने करारदाद पढ़ी नहीं है। अगर वो करारदाद पढ़ लेते तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये तो 16 दिसंबर 1971 से पहले की और बात थी। उसके बाद हम बांग्लादेश को सॉवरन कंट्री समझते हैं और उन्हें इस तरह का काम उस जो पुराने अरसे वाला वो सियासत में किसी को सियासी कत्ल नहीं करना चाहिए था। और सिर्फ हम एहतजाज नहीं कर रहे, पूरी दुनिया से एहतजाज हुआ, पूरी लोगों ने इसे, और इसमें ह्यूमन राइट्स के लोग और असेंबली की करारदाद और इस पे तो बांग्लादेश के अंदर 18 पार्टियों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। 151 लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट कामयाब हो गए सीना वजह साहब के। तो कहने का मतलब है कि ये उन्हें अपने एक्ट पे गौर करना चाहिए कि जिसपे पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स वाले, और जो करारदाद है मैं आपको कहता हूं आप पढ़ लें। देखिए उसमें मेंशन करने की कोशिश तो की गई है, बट बहरहाल वो अंदरूनी मामला वो कह रहे हैं जिन्होंने अपोज किया तो उन्होंने भी नहीं पढ़ी थी, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी थी करारदाद। नहीं, देखिए बात ही करारदाद तो हमारे पास जमाते इस्लामी की जानिब से आई थी, उन्हीं की ड्राफ्टेड करारदाद थी। और हमारे जो चीफ व्हिप हैं एजाज जखरानी साहब, उन्होंने हमसे डिस्कस किया था और हमने आपसी मुशावरत इस पर की। और चूंकि ये जो कि हमने उस पे फोरम पे भी वाज़े किया कि ये एक जमहूरी हुकूमत है, बांग्लादेश की सॉवरन हुकूमत है। हम अपनी सॉवरेनिटी की तो दुहाइयां देते रहते हैं, दूसरे की सॉवरेनिटी का भी एहतराम करना चाहिए। इनकी अदालत का एक फैसला है और ये उनके लीगल प्रोसेस के थ्रू आया है, लिहाजा हम इसमें ये जो रेजोल्यूशन है ये मुदाखलत एक नजर आ रही है, हम इस पर नहीं करेंगे। अगर हमने उस वक्त भुट्टो साहब का ये एग्रीमेंट तो था ना कि दो तरफा जो जंगी कैदी हैं या जो ये मामलात हैं उनसे बदले नहीं लिए जाएंगे, तो पाकिस्तान में भी कोई ऐसा मामला नहीं। उन्होंने फिर बात ये है कि मुझे क्लियर कर लेने दीजिए माजरत के साथ, आपको तो ये पता भी नहीं कि रेजोल्यूशन किस रोज आई थी। 2 रोज कबल ये रेजोल्यूशन ड्राफ्ट हुई थी। उस दिन भी स्पीकर साहब ने कहा कि इसको जरा कंसल्ट कर लें सबसे। तो अभी तो आप
کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم نے پڑھی بھی نہیں پڑھی ہوتی اعجاز جکرانی ہمارے چیف وپ ہے، پڑھ کے سنا دیں، ہم نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے 1971 کی جو ریکنسلیشن بھائی یہ بات سنیں، آپ اپنے ملک کی بات کریں، بٹ وہ پھانسی تو آج ہوئی ہے نا، آج ہوئی ہے وہ پھانسی، ان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، who are you to 16 decide what is دسمبر going on within 1971 کے پہلے Bangladesh؟ معاملات پہ اسی وجہ دیکھیں بات یہ ہے، 71 سے پہلے شاہد معاملات حیرت کی بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ان تمام لوگوں نے وہاں بڑا شور کیا، جی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا، آپ خود بھی مان رہے ہیں آپ نے غلط کیا، غلط کرنے کے بعد آپ غلطی کو انڈورس کر کر اس کی مذمت کر رہے ہیں، جو ایک سورن حکومت کا ایک فیصلہ ہے۔ اور صاحب فورن آفس کا ہے کہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے، اور آپ 1971 کے واقعات کو پہلے کوٹ کر کے جو آج سزا دی گئی ہے اس کا کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف قرارداد، آپ کا انٹیریئر منسٹر تو فورن آفس بھی کہہ دیتا کہ جی 71 کے سے پہلے کا تھا اس لیے ہم کنڈیم کرتے ہیں، فورن آفس کچھ اور کہتا ہے قرارداد۔ جماعت اسلامی تو بینڈ آرگنائزیشن ہے بنگلہ دیش میں، آپ نے اس کی کیوں نہیں لائے؟ جتنے ہیومن وہ تو رائٹس بینڈ کی ہو دنیا چکی کے ہے بنگلہ دیش میں چیمپئنز ہیں جماعت نا، ان اسلامی۔ تمام ملک، بہت سارے ملکوں نے ڈیورنگ یہ جب ٹرائل چل رہا تھا تب لکھا، ٹرکی کے پرائم منسٹر نے لکھا، دوسروں نے پارلیمنٹ میں تو نہیں لائے نا، آپ بھی لکھ دیتے۔ احتجاج تو ان کے اندر 16-20 لوگ وہاں ہلاک ہو چکے ہیں، فورن آفس بھی یہ کہتے ہیں، فورن آفس نے تو ایک جملہ کہا ہے کہ جی اندرونی معاملہ ہے ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کہیں آپ کو خدا نہ خاصا نان مسلم نہ لیبل کر دیں، ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں، اگر ہم نے نہیں اس پہ سائن کرنا ہے پاس کرنا، خود دارا آپ لوگوں نے جس طریقے کا وہاں ماحول کریٹ کیا، جو سائن نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، جو سائن نہیں کرے یس اس قرارداد کے اوپر، اس قرارداد پہ ہمیں اتنا کچھ سننا پڑا جس کے اوپر یقینی طور پر یہ نون نے نہیں کہا، یہ کس طرف سے ہے؟ یہ بالکل نون کی طرف سے بھی آیا۔ آپ سن لیں پروسیڈنگز، آپ پروسیڈنگز سن لیں، اگر اتنی وفاداری کرنی ہے تو پاکستان کے صوبوں سے کریں، کسی نے نہیں کہا، انہوں نے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ ہم نے تو کوئی شور، ہمارا تو ایک ممبر بولا، آپ کے تو بولے کتنے ممبر، ایک ممبر، ہمارا ایک ممبر جو 2 منٹ کے لیے اپنا موقف بیان کر رہا تھا، اس پہ ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی، جتنے رائٹ ونگ پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، اٹ واز ریئلی اے ڈے، اگر کوئی وہاں بیٹھا ہوتا دیکھتا تو کہتا کہ پاکستان کے اندر آزادانہ سوچ اور جمہوری سوچ کہاں گئی ہے، آپ اتنی ڈکٹیشن کرا رہے ہیں۔ لوگوں کو جو شبہ تھا کہ ادھر تم ادھر تم، اس کو تو انہوں نے اور مضبوط کر دیا، اس کو نہ قرارداد کی حمایت کر کے۔ معذرت کے ساتھ آپ سے حکومت تو چل نہیں رہی ہے اور آپ دوسروں کی حکومتوں میں مداخلت کر رہے ہیں، امریکہ کی مداخلت پہ تو آپ کو تکلیف ہے، بنگلہ دیش میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، سب پہ جواب دیتے ہیں آپ کو۔ میں ڈاکٹر صاحب سر، کیونکہ وہ رائٹ ونگ کے اوپر وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں نان مسلم قرار دے دیں گے، اب وہ آپ نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اب بنگلہ دیش نے ہمارے سفیر کو طلب کر کے کہا ہے کہ بھائی یہ قرارداد آپ واپس لیں جو آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں پاس کی۔ پارلیمنٹ ساورن ہے، بنگلہ دیش کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے سفیر کو بلا کر کنڈمنیشن کرے، جو کچھ کرے، مگر یہ کہ ساری دنیا نے اس ہینگنگ کی مذمت کی، اس وجہ سے مذمت کی تو کہ جوڈیشل پروسیس صحیح طرح سے کیری نہیں ہوا۔ اگر آپ واقف ہیں اس بات سے تو 16 واقف ہے نا، ٹریبونل نے نہیں دی تھی پھانسی، نہیں دی تھی، پھر وہ واپس رول بدلے، قانون بدلا، پھر اس کو پھانسی اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، لہٰذا میں آپ سے بات کروں، یہ ایسا گیو اینڈ ٹیک کلیئر کٹ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ آزاد ہیں سب کچھ کہنے کے لیے، وہ پاکستان کے اعتبار سے یہ ان کی اپنی اندرونی سیاست کا نتیجہ ہے۔ حسینہ واجد اس پاکٹ کو بلانگ کرتی ہے یا اس بڑے حصے کو بلانگ کرتی ہے جس نے شروع سے پاکستان کے بریک اپ کے اندر ساتھ دیا اور حصہ لیا۔ اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے جب یہ 1971 کا آرمی ایکشن ہوا 1970 کا، تو کراچی میں لینڈ کیا، اور کراچی میں لینڈ کرتے وقت انہوں نے کہا تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ، پاکستان بچ گیا، پاکستان بچ گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آرمی ایکشن جس دن شروع ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کی موڈیلٹیز اور ضروریات اور کیفیات کو آج اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا اور اصولوں پر اس کو لائن کھینچ دینا ممکن نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے اس بات کی گنجائش دیتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ کنفرنٹنگ پیپلز پارٹی آن اینی ایشو، آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ۔ اس کے بعد آرمی ایکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پورا کوآپریشن کیا جماعت اسلامی کے ساتھ، اور جو بٹوارہ ہوا سیٹوں کا، جو فار سلیکشن ہوا نا اس کے بعد، اس کے اندر سب حصے دار بھی رہے۔ تو وہ زمانہ مختلف تھا، وہ زمانہ یہ تھا کہ جس زمانے کے اندر پاکستان کا وفادار وہاں تلاش کیا جاتا تھا، اس کو پروموٹ کیا جاتا تھا۔ مگر اس پہ بات کر کے پاکستان، کیونکہ اب ہمارے اس طرف سے مسئلہ ہے کہ فورن آفس کے اندرونی معاملہ ہے،
और इंटीरियर मिनिस्टर इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करें, उसमें खैर उन्होंने भी कहा कि अंदरूनी मामला है, बट तकरीर बड़ी लंबी चौड़ी करके आप रेजोल्यूशन पास कर दें तो अभी क्या करे पाकिस्तान, क्या जवाब दे इसका? उन्होंने कहा रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? नहीं, वापस तो नहीं हो सकता ना, नेशनल असेंबली के अंदर आप वापस लेकर आएंगे, वापस तो हमारा सोवरेन हाउस है ना, हो नहीं सकता। हुकूमत का मौकफ क्या होना चाहिए? फॉरेन ऑफिस ने कुछ और कहा था, पार्लियामेंट अब क्या करे, हुकूमत क्या करे? इस मामले के अंदर बड़ी देखिए डिप्लोमेसी जो फॉरेन ऑफिस की है ना, वो लिखा पढ़ी के अंदर होती है। जहां मैं बात कर रहा हूं भुट्टो साहब के हवाले से, मैं उनको क्रेडिट दूं कि शिमला अकॉर्ड की जो राइटिंग थी उसके अंदर भुट्टो साहब को बहुत बड़ा हाथ है, वो तो ब्रिलियंट लॉयर। मैं कहता हूं कि डिप्लोमेसी का तकाजा ये है कि इसकी रिस्पांस करनी चाहिए विदाउट कन्फ्रंटिंग द बांग्लादेश गवर्नमेंट एंड एक्सप्रेसिंग नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग न्यू, नॉट एक्सप्रेसिंग। डॉक्टर साहब एक अच्छी आपने एक लव्स डिप्लोमेसी, you've used a good word। देखिए होना ये चाहिए था, and that's I hope that you will use good word। एक अच्छा मैसेज आपने देखिए, अगर डिप्लोमेसी तरबियत कर रही है ना तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ ताल्लुकात रखना भी चाहता है, बढ़ाना भी चाहता है। एक ही तारीफ की है, हजम हो जाएगी। डिप्लोमेसी, देखिए डिप्लोमेसी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए ह्यूमन राइट्स, अगर ये ह्यूमन राइट्स के एंगल से देख रहे हैं तो आप उसको जिस तरीके से चौधरी साहब फरमा रहे हैं फलानी कंट्री ने ये किया, ठीक है, आप एज ए कंट्री एज ए नेशन आप उसको रजिस्टर करा सकते थे डिप्लोमेटिक फ्रंट के थ्रू, डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स के थ्रू, लेकिन पार्लियामान को इस्तेमाल करना was just not acceptable, not acceptable। डॉक्टर साहब इन सबको पता है कि आज आप पार्लियामेंट में बहुत बोले थे, आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं आप आज उन्होंने इतनी तकरीर की कि नाराज होकर चले गला बैठा हुआ है, नहीं कि नाराज होकर नहीं, उन्होंने बाहर बहुत प्रोटेस्ट किया, बड़े नारे लगा के आ रहे हैं और आपके खिलाफ आते हैं तो आप मौका नहीं दे रही ना बोलने का। बट मेरा इस बात आपने मेरे खिलाफ नारे लगाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, सिंध हुकूमत किसी के खिलाफ नारे नहीं लगते। 16 दिसंबर 1971 इन्होंने कहा ना कि पहले का वाकया है, जब तक पाकिस्तान टूटा नहीं था, 2 लख्त नहीं हुआ था, अगर उन्होंने कोई मारा किसी बंगाली को, कोई बंगाली उस वक्त पाकिस्तानी था तो हमारा भी मुजरिम हुआ उसूलन, तो लॉजिकल पॉइंट है ना। उस वक्त पाकिस्तान 2 लख्त नहीं हुआ था शाहजेब, अगर वहां पे कुछ मारा किसी को बंगाली को तो बंगाली उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का पाकिस्तानी था। देखिए ना, एक रियासत में जनरल याया ने फैसला किया था सर। मैं नहीं कह रहा आपका आर्गुमेंट लॉजिकल बात, मैं कह रहा हूं कि रियासत का फैसला इस तरह था, जनरल याया, उसके बाद अल बदर और ये सब चीजें, शम्स अल बदर बनाई, हमारी बैकिंग थी उनको, जो कुछ भी था ना, लेकिन बंगालियों के तो मानी उन्होंने गलतियां अपनी कर, सुन तो लेना शाहजेब, मैं जो लॉजिकल बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ। 16 दिसंबर 1971 से पहले वो पाकिस्तान था, अगर किसी गला काटा तो पाकिस्तानी गला काटा, वो तो हमारी मुजरिम हुआ। बट सेपरेशन का मुतालबा, मुक्ति बाहिनी, ये सारे के सारे मामला तो हो रहे थे ना, यहाँ से रियासत आपकी ऑपरेशन कर रही थी ना, अल बदर अल शम्स को बना रही थी ना। मेरी खाला के बेटे के 12 टुकड़े किए गए शाहजेब, मेरी खाला का बेटा, उसके 12 टुकड़े किए गए। किस तो फिर इन लोगों ने किए ना, जो वॉरलॉर्ड्स बने हुए थे वहां पे, उन्होंने किए, चाहे इन्होंने किया चाहे उन्होंने किए। कातिल तो वो कहलाए ना, वो तो पाकिस्तान था मेरा, वो तो मेरे पाकिस्तानी थे। एक आर्गुमेंट मैं ऐड कर दूं कि देखिए ये कह रहे हैं कि हमने असेंबली के अंदर ये कहा कि हमसे गलतियां हुई, यकीनन हमने कहा और हुई हैं। अच्छा, मगर इसके अंदर देखो पीपल्स पार्टी अपना रोल भी एक्सेप्ट करे ना, आई डोंट वांट टू ओपन इट अप। देखो कैथारसिस की जरूरत थी, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कैथारसिस का वाहिद जरिया बन सकता था उसको बंद कर दिया, तो कैथारसिस कैसे होगा? आज ही हम कैथारसिस करेंगे ना। तो लिहाजा मैं कहता हूं कि ये मामला सेंसिटिव इस माना करके रहा है कि पाकिस्तान में जो कमीशन में रिस्पांसिबिलिटीज की गई थी, जनरल तिक्का बुचर ऑफ बंगाल कुछ नहीं किया, मार्शल ना होना, ये सारे के सारे मामला हुए। मगर अब सर इसको 2 पहलू है ना कि भुट्टो साहब चाहते थे कि जी अब ठीक है ये काम हो गया है, अब हुकूमत अब मुल्क को आगे लेके चलना है, अब मिलिट्री के बांग्लादेश डूइंग, बांग्लादेश करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उनका जो फैसला था उस वक्त वो बांग्लादेश इज टेकिंग इट बैक। ये मैं कह रहा हूं कि ये इशू जो है ना, दे आर टेकिंग इट बैक, दे आर प्लेइंग इंटरनेशनली, दे आर प्लेइंग टू देयर ओन पॉलिटिकल बेस व्हिच इज एन एंटी, हैज बीन एन एंटी। डॉक्टर साहब ह्यूमन राइट्स एंगल दूसरी वो भी है, वो एक अलग है, ह्यूमन राइट्स एंगल एक अलग बात है। पढ़ के सुना देना तो अगर उसमें सॉवरेनिटी, अरे भाई जमाते इस्लामी की करारदाद है, आप बहस पे बहस करिए, जमाते इस्लामी वहां बैन है बांग्लादेश में, सॉवरेनिटी के खिलाफ उसके बात की गई है, कोई बात नहीं है, या सही है, इस सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई बात नहीं है, बट किसी मुल्क के फैसले को आप कंडेम कर रहे हैं तो उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है। दुनिया में देखते उनकी पार्लियामेंट में हमारे लिए क्या आता है? कभी कोई आ रहा है? आप लॉर्ड तो नहीं है पूरी दुनिया के कि आप हर जमहूरी वो कैसे
खुदा ना गैर खास्ता। मुल्की आजरबाईजान, चिचनिया, पता नहीं अज़्बक, ताजिक सब बैठे हुए हैं ना, दुनिया में हमें यही है ना। लेबल दिया उसी जा को रहा है। हमने पार्लियामेंट की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हमारा वो मौक़िफ़ नहीं था, पाकिस्तान की खातिर बोला कि चलो मुज़ाकरा करो, तो उसका वर्ड क्या लिखा गया? स्टेक होल्डर। एंड अगर वो वर्ड स्टेक होल्डर है तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने पाकिस्तानी को डिफेंड करने के लिए डायलॉग के हक में तो इन स्टेक होल्डर के साथ आपने भी उस वक्त जो वही resolution कहा है, ना, उस हमें कहा स्टेक होल्डर गया के साथ- कि दिस इज लास्ट होप करो, लेकिन उसके मतलब बाद आज भी जो दिफाई कमेटी का इजलास है उसमें ये फैसला किया गया जो सुन तो नेशनल ले, सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ है कि हाँ जी सुन तो इनसे ले। मुज़ाकरात पहला ऑप्शन है। भाई सुन तो ले, इसके बाद जिनको स्टेक होल्डर कहा गया, बस को उड़ाया उन्होंने, क्रिश्चियनों की इलाकों को उड़ाया, पता नहीं कितने कितने कत्ले आम किए। दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो यही बात कर, मैं ये जनरल को उड़ाया। अलग। तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो 16 दिसंबर 1971 से पहले वो पाकिस्तान अरे भाई, हमारा आपके पाकिस्तान मसले हैं, था। आप अपने मुल्क को हमने कोशिश संभालें। की है कि शायद दोबारा दोस्ती हो जाए, तो अपने इसलिए मुल्क को करारदाद की संभालें। मुखालफत भी इकट्ठे नहीं, ही वो की आप- है। आप इनके साथ तो मामला बड़ा खराब है। आप जमाते नहीं, वो से प्यार से साथ क्यों नहीं बैठ जाते हैं? तो एक ही थाली में- लॉजिकल आर्गुमेंट आप दे नहीं सकते हो, अब इसको नहीं दे सकते। लॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ के देना। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान था। करारदाद पढ़ाएं। क्योंकि ये 15 शो शुरू होने से आधे घंटे पहले आया था। तो नहीं, करारदाद भेज दीजिएगा आप मुझे। कह रहे करारदाद पढ़ाएं जरा, हैं कि सारी एक बात कागज पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, तो नहीं, 16 पढ़ी दिसंबर रशीद साहब, हमने पढ़ी है ना। एक मुल्क ने जमात ऑब्जेक्शन इस्लामी उठा दिया उसमें आपकी करारदाद पे, उसमें पढ़ाएं क्या आपके मुल्क के करके। जजमेंट को कोई दूसरा प्रोटेस्ट करेगा? आप मानोगे इस बात को? करारदाद में आपके लाते हैं। पार्लियामेंट के उनका सफीर पार्लियामेंट ने में बुला लिया लाते तो हम गिल्टी हो गए। पार्लियामेंट की में बात ला नहीं कर रहा, जैसे कह रहे हैं उसकी बात ही नहीं कर उसका रहा। जवाब देना अमेरिका चाहिए। की करारदाद आपको फिर पसंद सफीर नहीं बुलाने से है? कुछ नहीं होता ना, इसलिए ड्रोन के बाद हम सफीर बुला लेते हैं और ड्रोन पे भी फर्क नहीं पड़ता, तो सफीर बुलाने से तो वाकई कुछ नहीं होता। तो बुला लिया तो इसको इग्नोर करें हाँ, तो इनके फिर लिए तो बड़ी बात है। मामला खत्म कर। नहीं, आपके दौर में भी ये सफीर कहने बुला की के बड़ी हमने बढ़ा बात के है। आए। ये दो लेकिन का मामला है। ये तो खुद ये कहते हैं, आप करें, हम साथ हैं आपके। नहीं, हमने कभी नहीं हम कहा, लेटर लिख देते हमने थे कभी पहले नहीं की कहा। वो सेंटेंस जनरल उसको वो मुशर्रफ रस्ते ने में कहा होता था जिस था, पर इस्लामाबाद में यहाँ से गलत ये आप चलते गद्दारी का मुकदमा भी नहीं कर इनका सकते। कोई कसूर नहीं आप है। करें ना इनका जनरल कोई मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा, क्यों नहीं कर चल रहे? तो रहा है। आपने जमा आपने नहीं करा। किया, हमने किया। आपने वो आपकी हिम्मत नहीं जो हुई, वो हमने भी हमने किया ना, किया वो है। हमें वो पता है। हमने किया है। तीन मरतबा हमारी ही हिम्मत हुई है। रावलपिंडी आपने पर तो आप गार्ड लोगों ऑफ ने लैंड पॉलिसी किया, आइन, आपको किसी ने आने नहीं दिया अब पाकिस्तान में। वो खुदा हमारी का खौफ हमारी करें, हिम्मत है कि दुआएं उससे दें पीपल्स पार्टी को जिनकी वजह से आज वजीर आजम है आपका। ABC क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? हम ए पे मेरे मन चाहे आप चलिए, अब तो चोइशाह हुसैन साहब ने वैसे भी बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, मैं पेंडोरास बॉक्स खोलूंगा तब तो ये मामला पता नहीं किधर जाएगा। चौधरी साहब तो ऐसे बात करते हैं कि दिस इज नोबडी एल्स इज इन द हाउस, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे बात चौधरी करते हैं। आप निसार साहब की बात कर रही हैं। मैं चौधरी निसार साहब की बात कर रही हूँ। कौन से चोई साहब तो चौधरी आजकल कौन है? चोई साहब तो आजकल देखें ना, अपने वज़रा को भी उन्होंने शायद खानक नहीं, वो साहब कहते मौजूद थे, उन्होंने हैं कहा स्पीकर को डिसिप्लिन करें इनको, अपने ही मेंबर्स के लिए मुड़ मुड़ के। अब इनके मेंबर्स डिसिप्लिन जब आप 5 साल ऑपोजिशन कर रहे हो, 90 मिनट की तकरीरें कर रहे हाँ, हो, तो वो उसका अपने एक आप को इम्पैक्ट खुद होता ही है। उस वक्त भी leader of opposition है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मैंने पूछना है, क्योंकि पहले वाला मौजूद चला गया। वसान सर वो wind up हो आपने गया। लड़ते ही रहना इस पे। वो आपसे पूछना है, मजूर वसान साहब ने कहा कि आप ना रोएं, आप मुत्तहदा कोई मूवमेंट रोती रहती है, जरा इस पे मैं पूछूंगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा गला भी आपका बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा नारे भी आपने लगे हैं, तकरीर भी आपने की है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज आपने बड़े एहतजाज देखे हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से देखा है, और सिंध में भी किया। सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ आपने देखा कि फंक्शनल भी मौजूद थी, यहाँ पर भी इनकी तरफ से एतराज़ात किए गए। और जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं सिंध में, उस पर बहुत ज्यादा एतराज है। मुत्तहदा ये भी कहती है कि पूरी कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कराची की जो मेयरशिप है वो मुत्तहदा को ना मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाए, जिस पर आज आपने देखा कि शरजील मेमन साहब ने भी कहा कि अगर इनको कोई एतराज है तो अदालत चले जाए। अदालत हालांकि गई हुई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। साथ साथ आज वसान साहब ने कहा कि एमकेएम रोना धोना छोड़ दे, फंक्शनल समेत जिसे चाहे इत्तेहाद बनाए, पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा हक है कि हम कराची का मेयर अपना बनाए। सर, रोना धोना छोड़ दें। शाहजेब भाई, रोना धोना तो इनका है ना, कि इलेक्शन से पहले रोना धोना शुरू कर दिया। मिसाल बल्दियाती इलेक्शन वो 5 साल में कराए नहीं, हमारी भरपूर डिमांड थी, हमने बड़ी कोशिश की, इन्होंने ना कराए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को वो एक्शन लेना पड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए ना। अच्छा जी, हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि भाई इलेक्शन कराओ। अब डीलिमिटेशन का मसला है, डिप्टी कमिश्नर वही करा रहे हैं डीलिमिटेशन। अच्छा, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी के 2 ओहदेदार वहां बैठे होते हैं हर वक्त हर जगह पे, ठीक है। कहां पर? डिप्टी कमिश्नर के पास। अच्छा, हाँ, इसके बाद हल्का बंदियां, रोज नई स्कीमें, रोज नई हल्का बंदियां। अभी से आज से 7 दिन पहले भी नई हल्का बंदियां आई, ठीक है। अच्छा, उसमें पहले तक 35-40 हजार 50 हजार के करीब हल्का बंदियां हो रही थी,
اس میں جو گاؤں دیہات کے تھے وہ 10-12 ہزار تھی کہ وہ ایک ماننے والی بات تھی. اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے پلٹا کھایا کہ بھائی ہم کس ڈی ایم سی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کچھ حصہ کاٹ کے اس ڈی ایم سی میں ڈال دیا, کچھ دیہات کی یوسیاں تھی, کمیٹیز جو تھی کونسل میں ڈال دی. اس میں کس طریقے سے بتائیں نا, مطلب آپ کو یہ چیز کیسے امپیکٹ کرتی ہے, آپ کی میئرشپ کو کیسے متاثر کرتی ہے, اس کو ذرا کلیئر کریں. تھوڑا بات کر لو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. وہ پہلے سے چلا گیا نا بنگلہ دیش پہ آپ کی بحث میں چاہتا ہوں دوسرے سے میں کنکلوڈ کروں آپ سب کی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ آتا ہے شاہ زیب, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی سیلری کیا ہے, آپ بولے 10,000 سے 3 لاکھ روپے, تو آدمی بولے گا کیا بول کیا رہا ہے آدمی. تو پہلے یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تو 10,000 پہ 8,000 پہ 12,000 پہ یو سی بنائی تھی. نواب شاہ میں نے پٹیشن داخل کی اور نواب شاہ کا رزلٹ آنے والا تھا, ایک آرڈیننس پھر آ گیا ترمیم کا. پھر ہم نے پٹیشن ڈالی کراچی پہ کہ یہ ملیر کی 21 یو سی میں کیا اور 4 ویسٹ پہ کیا ہے, یعنی 8,000 سے 12,000 پہ ملیر کی یو سی کو آپ نے ملیر کے اندر ڈال دیا. جہاں ایم کیوں کا ووٹ بینک ہے 38,000 سے 45,000 50,000 پہ آپ نے ایک یو سی ڈالی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں 50,000 کی آبادی ان کی ہے, ان کے ووٹ بینک کی ہے, وہاں سے 5 یو سی آ گئی. کلیئر ہے نا, تو غلط رائے. تو ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سینٹرل میں کوئی ایسی یوسیاں نہیں ہے جس میں یہ 50,000 اور 40,000 والا معاملہ نہ ہو, 12-15,000 والا ہو, کوئی ایسی یوسیاں نہیں ہے. پوری یہ ڈیٹیل منگا لینا, کمپیوٹر پہ ساری پڑی ہوئی ہے نا. تو اس کے بعد ایک آرڈیننس آتا ہے, کیونکہ وہ پٹیشن سارے ہار جاتے ہیں وہاں سے. تو انہوں نے 4 دن پہلے پٹیشن آرڈیننس دیا کہ جی اب یو سی ہوگی 10,000 سے 50,000 روپے, 10,000 سے 50,000 روپے پڑھ لیجیے آرڈیننس پہ. اچھا, ڈپٹی کمشنر ہلکا بندیاں کر رہا ہے, ڈپٹی کمشنر ٹریبونل چلا رہا ہے, ججمنٹ بھی وہی دے رہا ہے. ڈپٹی کمشنر الیکشن کرائے گا, ڈپٹی کمشنر الیکشن کا رزلٹ 3 دن بعد دے گا. یعنی کہ آپ نے پلان انجینئرنگ کر لی, آپ نے پری پرو ریگنگ کر لی, ہلکا بندیوں میں اپنا کھیل لیا. اس کے بعد حیدرآباد قاسم آباد کو الگ کر دیا. چھو کیا بھائی, قاسم آباد کا پورا ٹکڑا الگ کر دیا انہوں نے, جو رانی باغ کے سامنے والا نا سٹیزن کالونی وغیرہ سارا الگ کر دیا. نواب شاہ میں بھی ہم نے کیس جیت جاتے اگر یہ دوبارہ آرڈیننس نہ آتا. تو نیت کھل کے سامنے آ گئی کہ 3 دن بعد رزلٹ دیں گے. ڈپٹی کمشنر ان کے ہی نو کریں, بیوروکریسی کے نو کریں, وہ تو جیسی مرضی چاہیں گے کر دیں گے. اس کے بعد وہی ڈپٹی کمشنر ٹریبونل چلا رہا ہے, جو ہلکا بندی میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں تو اس کے پاس جا رہا ہوں, تو اوپر سے جو جھنڈی آتی ہے وہ دکھا دیتے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے بعد آرڈیننس آنے کے بعد 10,000 سے 50,000 پہ کیا لاجک بنتی ہے. فیر, مجھے ذرا موقع دیجیے. میں شازیہ مری صاحبہ, آپ قاسم آباد کو تو الگ کر دیں حیدرآباد سے, کیونکہ قاسم آباد میں ان کے جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے, اور کراچی میں سارے دیہاتی ایریاز جو ہیں وہ ملا دیں تاکہ ان کا ووٹ بینک ڈائلیوٹ ہو جائے. ان کا بنیادی اعتراض ہے آرڈیننس پہ آرڈیننس, آرڈیننس پہ آرڈیننس. دیکھیں شاہ بات یہ ہے کہ صوبائی الیکشنز اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں خاصا فرق ہے. صوبائی الیکشنز آپ پولیٹیکل پارٹیز بڑا کھل کے کیمپین کرتی ہیں اور کینڈیڈیٹس بھی پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہے وہ بالکل فائنل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. لوکل باڈیز میں آپ کو لوکل سطح پر لیڈرشپ دیکھنی پڑتی ہے. اس میں کئی واسطے داریاں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے کیا ہے ابھی سانگھڑ میں بھی یہ ایکسرسائز کی ہے اور تمام ڈسٹرکٹس میں. آپ یقین کریں یہ بہت کام ہے. اٹس ایکچولی a lot of work. ہمیں جو ڈیٹس ملی تھیں کورٹ کی جانب سے, جو احکامات جاری ہوئے تھے, اس کے مطابق ہم جلدی کام کر رہے تھے, لیکن ڈی لمیٹیشن اتنی جلدی ہو نہیں سکتی. میں صوبہ سندھ کو بلانگ کرتی ہوں اور سارا کا سارا کام انہی کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ جلدی ہو بٹ سارا کام ان کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف نہیں ہو رہا. اگر ان کے اعتراضات ہیں, دیکھیں میں صرف لیٹ می فنش دس, کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ضلع کے اندر ایک یو سی کے اندر 4-5 لوگ آپس میں لڑ رہے انہی ڈی لیمیٹیشنز کے اوپر. سو اٹ از ناٹ نیو, اٹ از ناٹ اے نیو ایشو. یہ ہے کہ ان کے اٹ از ناٹ اونلی, میں کہہ رہی ہوں پر سے پولیٹیکل پارٹی, آپ لوکل سطح پہ جا کے دیکھیں بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, بیکاز ڈی لیمیٹیشن کے لیے جو ٹائم واقعتاً اس پوری ایکسرسائز کو کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ملا. کراچی کا میئرشپ سے لینے کی کوئی کوشش نہیں ہے اس میں. یہ تو عوام کا فیصلہ بتائے گا نا کہ کوئی میئرشپ کون لیتا ہے کون نہیں لیتا. آپ 80% مینڈیٹ کلیم کرتے ہیں تو 80% ادھر چلا جائے. میں صرف ایک بات کر دوں, ڈاکٹر صاحب کا کراچی کی کانسٹیٹیوشنز کو بڑا سمجھتے ہیں. دیکھیں آج اگر ان کا ایک اعتراض ہے, ان نے اپنے اس اعتراض کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے, لے جا چکے ہیں, ریجیکٹ تو ہوا ہے میرے خیال عدالت سے
कि नहीं नहीं, वो है ना, तो अभी केस चल रहा है, एक तारीख को। अच्छा, तो अब इससे पहले ऑर्डिनेंस लाके कवर कर लिया। अब वो देखिए ऑर्डिनेंस पे लाए हैं, बट आप इसको illegal अगर कह रहे उसको हैं ना, बेहतर ordinance करने की illegal तो कोशिश नहीं करें, काला कानून, कैसे? काला कानून। इसलिए बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ये आइन की किताब लेके बैठी हुई है। बैठी हुई नहीं हूँ, इसी के तहत चल रही हूँ। इसी के तहत चले आप, चले, अल्लाह करे चले। 140 ये क्या कहता है, उसको पढ़ के सुना दे। क्या 140 के तहत ये इलेक्शन है, नहीं है ना? सुन तो, वो ये कहते हैं इलेक्शन कराएं, कुछ आप वाली बात नहीं है। 140 से कोई वजाहत नहीं करता, 140 से सिर्फ कहता है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे हमारे और empowered हुकूमत है। सुन ले मेरी बात। इसके बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस में एक और चीज की है। अब तो अदालत चले गए, आप सब जुडिस कर दिया मैटर। नहीं, वो तो अदालत में इस मैटर सुन पे तो आप ले शाजिया, मुझे बात करने प्लीज, आई रिक्वेस्ट बात करने दे। इसके बाद इनके दिल में इतना खौफ था क्योंकि इनके लोग आपस में लड़ पड़े थे, मुझे चेयरमैन बना, मुझे चेयरमैन बना, मुझे वाइस चेयरमैन बना। उन्होंने नया तुरुप का पत्ता चलाया कि 9 लोगों का पैनल होगा काउंसिलर का, 9 लोगों का एक वोट होगा। अगर शाहजेब खानजादा किसी काउंसिलर इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो 8 लोग पहले ढूंढे, अगर आजाद लड़ना चाहता है तो ठीक है। अगर एक में से किसी 9 में से किसी एक का फॉर्म कुछ खराब हुआ, पूरा पैनल रिजेक्ट, 2 दिन पहले इलेक्शन से रिजेक्ट। इसके बाद उसको 4 साल की सजा है। मतलब ये पूरा खेल तमाशा है ये। और मंजूर हसन साहब कहते रोना, रो तो आप पड़े हो, आप ये क्यों हरकतें कर रहे हो? 10,000 से 50,000 की यूसी। डॉक्टर साहब, सर आप सर कराची को बड़ा समझते हैं। अब ये इनका मामला कि हमारे उसको डाइल्यूट किया जा रहा है वोट बैंक को, 12,000 15,000 यूनियन कौंसिल। अरे भाई साहब, ये प्रिजम्पशन क्यों है? देखिए, कराची के हवाले से मिसाल के तौर पर एमक्यूएम को सबसे ज्यादा वोट मिले, उसके बाद नहीं, मैं तो कराची की मिसाल दे रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि मैं वाकिफ हूँ जिस चीज से, उसके वो आपके सामने रखूं। तो वो वोट बैंक जो है उसका कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर मजम्मत करती है कि जिस तरह की एक्टिविटी है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये सारी कहानी जो है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो 1988 का था, 85 का था, वो उसमें और मौजूदा कानून के अंदर कोई खास फर्क नहीं। डेवोल्यूशन 79 उसके अंदर और आज के कानून के अंदर कोई खास फर्क नहीं। जो डेवोल्यूशन होना चाहिए था वो नहीं है, स्पिरिट ऑफ डेवोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा, मेरा भाई ये कहता है कि आर्टिकल 140 आइन का देख लो, आर्टिकल 140 जो है वो 2 लाइनें कहता है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, बस, और कोई वजाहत नहीं करता। मगर उसकी स्पिरिट तो ये है ना कि डिवॉल्व करें। तो ये जो मौजूदा एक्ट है, कोई डेवोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि डीलिमिटेशन, मेरे भाई ने एक्सप्लेन नहीं किया सही तरह से, ये क्या होगा तो मैं नहीं समझ सका। डीलिमिटेशन का किस्सा ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं तो सिमिलर साइज बनाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि एक ही सूबे के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो 3 लाख की और एक हो 50,000 की, नहीं हो सकता ना। अच्छा, इन्होंने बल्दियात के अंदर यही किया है, कराची के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी। इन्होंने क्या किया कि कुरंगी के एरिया के और मलिर के कुछ एरिया की जो 8-8 हजार की यूथ का रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, 8,000, एक जगह 8,000, एक जगह मेरे एरिया के अंदर 38,000। अच्छा, सुन, 1201 लोगों पर एक बन गई, 1201 लोग लिहाजा, और कोशिश क्या है, मेरे पास बड़ी लिस्ट है जहाँ पे 8,000 9,000 लोगों का है, मगर ये सिर्फ, हाँ चले, कोशिश ये है कि जो 8,000 के 25 आदमी इनको मिल रहे हैं, उन 25 आदमियों के कराची के मेयर के इलेक्शन पर वजन डाल दें। और हैं कितने? कुल 263 हैं, है ना। अच्छा, 263 में आप 25 तो बहुत बड़ा बैंक आ गया ना एक आपके पास क्लियर करने के लिए, क्लियर कट आ गया 8-8 हजार पर। अच्छा, ये किस इत्तेफाक, किस बुनियाद, किस कानून के तहत? दुनिया का कोई कानून उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, शरारत है। तो फिर एतराज दुरुस्त है, मेरा हमारा भी यही एतराज। अच्छा, ये सुनिए ना, ये कहना कि मेरी बात सुनना, डीलिमिटेशन पर यह कहना कि हमें वक्त नहीं मिला, ये मैं मानता हूं, मगर ये कि 8,000 और 35,000 का वक्त समझने में नहीं आ रहा, ये यहां हम समझा रहे हैं तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो देयर समथिंग रॉन्ग। अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे ये कहूं कि जो पहले ये था कि 9 का जो पैनल है उसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन भी लोग नीचे इलेक्ट करेंगे, नीचे वाले। चेयरमैन जाएगा मेयर के इलेक्शन के लिए केएमसी में, और वाइस चेयरमैन जाएगा डीएमसी के इलेक्शन में, वहां का मेयर इलेक्ट करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, खरीदो फरोख्त का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अब पहले ये था कि वाइस चेयरमैन चेयरमैन होगा, अब इन्होंने कहा जी कोई नहीं होगा, नीचे से 9 आएंगे, उसके बाद पैसा चलेगा, उसके बाद प्रेशर चलेगा। तो जो चेयरमैन बनाने का मौका मिल गया, ये तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा? ऐसा होगा, पाकिस्तान में हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। में अंदरूनी सीन बड़ा झगड़ा हो रहा था चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए। आप कह रहे हैं ऐसा होगा, आप कह रहे हैं ऐसा होगा। मेरे वालिद साहब ने बीडी का इलेक्शन लड़ा था, 8 वोट्स के अंदर उनके पास 6 थे,
اور راتوں رات ہی ہو گیا. تو یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے یار. ایک بریک لیتا ہوں, صاحب کو موقع دیتا ہوں کیونکہ ان کی سندھ کی پارٹی یہ کہتی نظر آئی کہ بھائی میاں صاحب تو انٹرسٹ نہیں لے رہے سندھ کے معاملات میں, تو سر ان کا کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میں شازیہ ملک صاحبہ سے جواب لیتا ہوں کیونکہ کنسنسس ہے اس وقت رشید گڈیل صاحب کا اور عارف الوی صاحب کا کہ اچھی انٹینشن کے ساتھ ہی نہیں کیا گیا یہ جو مختلف ڈیلیمیٹیشنز کی گئی ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. میں ذرا آپ کی جو سندھ کی پارٹی وہ بڑی پریشان ہے کہ ہم نے اسٹانس کیا بنانا ہے, کیا ہمارا اسٹانس ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے خلاف وہ متحدہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کراچی آپریشن کی حد تک تو ہے میاں صاحب کا انیشیٹو, ویسے سندھ کی کوئی نہیں پرواہ کہ پارٹی کو آرگنائز کرنا اور لے کے جانا لوکل باڈیز الیکشن میں. دیکھیں اس میں کل جو سب جماعتوں نے اکٹھے ہوئے ہیں ان میں وہ بھی گئے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے اور وہاں ہماری اکثریت نہیں ہے. جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں کچھ معاملات تو ایسے جو کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے, جیسے انہوں نے کہا ہم آر اوز نہیں دیں گے تو پھر اے سیز اور ڈی سیز لگانے پڑیں گے, پھر کہاں سے لگائے جائیں گے نا, یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور یہ جو باقی اعتراضات آپ کور کر رہے ہیں اس میں بڑا ہی ایک بیسک بات جو ہے اس میں جیسے یہ ڈی لیمیٹیشن پہ, کیونکہ عدلیہ نے ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی بجا کہا کہ 5-6 سال نہیں ہوئے لیکن کچھ جلدی کروائی. مردم شماری کے بغیر آپ سٹیٹکس نہیں جان سکتے کہ آن گراؤنڈ کیا ہے. آپ کے پاس 15 سال پہلے کی ایک مردم شماری کا اتھینٹک ڈیٹا پڑا ہے جس پہ میں تو 5 سال آپ نے پنجاب میں نہیں کرایا, میں نے وہ انہوں نے سندھ میں نہیں کرایا. پہلے وہ فکرہ پہلے کہا ہے کہ 6 سال اگر نہیں ہوئے 7 سال نہیں ہوئے تو برا ہوا, اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن ایک آئینی معاملے پہ اس کی جلدی میں اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور وہ پورا غیر آئینی طریقے سے ہو تو یہ بھی کویسچن اٹھیں گے جیسے اٹھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اسے پراپر ٹائم دینا چاہیے. شازیہ ملک صاحب, ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کہا کہ یہ ہے زیادتی, 8-8 ہزار 10-10 ہزار والے اور برابر آپ کھڑا کر دیں 35-35 ہزار. جو ایم کیو ایم کا اعتراض ہے عام طور پر متحدہ قومی موومنٹ کراچی یا سندھ کے معاملے پر ایک ساتھ کھڑے ہوتا نہیں, اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے. دیکھیں ایک تو کراچی یا سندھ نہیں ہے, پورے سندھ کی بات کریں, کراچی الگ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سندھ کے اندر ہمیں یہ دشواری ہوئی کہ ٹائم اتنا نہیں ملا جو ڈی لیمیٹیشن کے لیے درکار ہو. ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کورٹ نے حکم دیا سر آنکھوں پر, لیکن اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ باقاعدہ ایک عمل ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا فلانا بندہ کچھ بننا چاہتا ہے تو کسی کا کچھ بننا چاہتا ہے. I think this is a very wrong way to put it. آپ کے جواب سے جو امپریشن ہے وہ یہ کہ غلط ہوا ہے بٹ ان انٹینشنلی ہوا ہے کیونکہ ٹائم نہیں تھا. نہیں میں نے نہیں کہا غلط ہوا, میں نے لفظ تو استعمال نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ امپلائی ہو رہا ہے, what I'm saying is امپلائی ہو رہا ہے. میں یہ ٹائم نہیں تھا یا تو آپ کو ٹھیک ہوا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں اب آپ سمجھنا کیا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں نا آپ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ٹائم کم تھا. میں کہہ رہی ہوں ٹائم کم تھا, میں آج بھی کہہ رہی ہوں ٹائم کم تھا, لیکن جو حکومت میری بات سن لینا, آپ کے مطلب کا ہے یا میرے مطلب کا, نہیں آپ کے مطلب کا ہے یا میرے مطلب کا, 10,000 سے 50,000 بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ نہیں ہے اس بات پہ 10,000 سے 50,000 کون سی لابی کہتی ہے. بحث یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک عدالتی حکم کے مطابق چاہے آپ کے پاس ٹائم کم ہو, آپ نے کام تو کرنا تھا نا, آپ نے کام کیا. کاش کہ ہمیں زیادہ ٹائم ملتا ڈی لیمیٹیشن کے لیے. میں پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں, اس میں آپ کوئی اور اندازہ نہ لگائیے, اس میں باقاعدہ وقت درکار ہے. ہر صوبے کو ایک پرابلم ہوا ہے, خیبر پختونخوا کو نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کیا یہ ایشو نہیں تھا خیبر پختونخوا؟ کہ جو ان کے اعتراضات ہیں, جو ان کے اعتراضات ہیں کراچی کو لے کر ہے, ان کے اعتراضات حیدرآباد, نواب شاہ, میرپور, سکر, سب جگہ اگر میں بات کر رہا ہوں, سب جگہ پٹیشن ڈالی ہم نے جہاں آپ کے ووٹ ہیں, جہاں جیسے مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ کو اگر توڑنے کی کوشش کی جائے گی, کی جائے گی, 10,000 سے ثابت ہو رہا ہے نا. دیکھیں 1200 میں شاہ لطیف کیا ہوتا ہے, میں نے سندھ حکومت اصولی سوال کر لیں, میں آپ کو اصولی سوال کا سوال یہ ہے کہ 8,000 اور 36,000 یا 40,000 کی کانسٹیٹوئنسی برابر ہو سکتی ہے, اگر کی گئی ہے تو غلط کی گئی ہے نہیں, اصولی سوال. یہ کیا صرف کراچی تک محدود ہے؟ نہیں, آپ سارے سندھ جہاں جہاں ہوا ہے. شازیہ
सवाल ये है कि जहाँ जहाँ हुआ, जहाँ जहाँ हर जगह फंक्शनल का क्या वोट है, आप छोड़ देना, वो तो बादशाह लोग हैं, आप छोड़ दे। कौन बादशाह लोग हैं? फंक्शनल लीग तो बादशाह, वोट बैंक भी तोड़ने वो कोई अवामी जमात नहीं है, का बुनियादी इख्तिलाफ है ना, वो नहीं मेरे नजरियाती कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। और अगर इनका नहीं है तो मैं हैरान हूँ, या उनका नहीं है तो मैं हर पार्टी का अपना हक है, नजरियाती इख्तिलाफ तो अच्छा देखिए, बात सारी ये है कि आपके ये एतराज होंगे, ये एतराज इनके होंगे। मैं एक बात बता दूं, मैंने आज भी I'm no one to decide. I'm not a judge. सिंध हुकूमत ये मुझे आप ये आप गोलमोल डॉक्टर साहब मुझे बात करने दें। सिंध हुकूमत की आपकी तारीफ की थी उन्होंने और आप डिप्लोमेसी का लफ्ज सही था। देखिए सिंध तो हुकूमत आप डिप्लोमेसी से काम ना लेते हुए इस दफा बता देंगे वो सही कर रहे हैं। बता दें शादी यार 40,000 बराबर हो सकते हैं। हुकूमत के एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी आज भी बात हुई है, डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो से, अगर आप उनका नाम जानते हो। मेरी उनसे आज भी बात हुई है, वासी हैं बिल्कुल। तो मैं आज भी उनसे मैंने ये पूछा कि जी MQM यहाँ एहतजाज जो कर रही है, तो उन्होंने कहा ये जो एहतजाज बाहर कर रही है, आके बैठकर इस मसले को कभी भी इन्होंने हमारे साथ नहीं बैठ के पिछले 5 साल 5 साल पहले ऑर्डिनेंस भी नहीं आया था। शादी आपने कह रही है, शादी आपने कह रही है, आप कह रही है कि आपके पास टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी किया, और ये 5 साल से कैसे आपसे सवाल कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रही, अब मैं कुछ नहीं कह रही। 5 साल ये तो पूछ रहे 10,000 50,000 बराबर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आप अच्छे एंकर नहीं, आप अपनी सवाल का जवाब नहीं ले सके। आप अपने सवाल का जवाब घुमा फिरा कर बात की है ना कि असल इशू के लिए नहीं लड़ा 5 साल सिस्टम बनाया ना, बस अब उसके बाद 5 साल लड़ते रहे इलेक्शन हो गया। और मेरा ख्याल है उस लड़ाई के बाद सुलह कर लेते थे। अब भी वैसे चाह तो यही रहे कि कई तरह हुकूमत में इकट्ठे हो जाए। आपका जबरदस्ती लड़ना चाह रहे हैं। इनकी सुलह तो हुई हुई है तालिबान के साथ। असल मसला ये है, साउथ पंजाब में एपीसी में इनके स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं। अगर ना हुई होती ना, नहीं है। अगर ना हुई होती, साउथ पंजाब पे सबने साइन नहीं साउथ किया। पंजाब में हमने नहीं किया। साउथ पंजाब में जो आपने नर्सरीज खोली हुई है ना, मिला दे, ये इस जो तरह के काम दहशत करते गर्दों को आपने पनाह दी है, खुदा के लिए ये सवाल दोबारा तो पूछ ले, 10,000 50,000 बराबर हो सकते हैं। भी मैं तो आपको कह रही हूँ कि सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा आप जवाब नहीं, जवाब आप नहीं है। चले गए कोर्ट में, अगर कोर्ट में गए तो एक ज्यादा ये सब शादिया जवाब असेंबली के होते हुए ईमानदार तो नहीं कह रही के बराबर है। ईमानदारी तो दिखा रही जमहूरियत है, असेंबली में आता ना, है, ईमानदारी दिखा रही है कि वो ये नहीं कह रही के बराबर है। इसको जज शाजिब क्या मदद कर दिए ये कहकर कि सब है। मैं तो शादी अपनी मान